हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे भारत का संविधान है, जब पहली बार संविधान तैयार हुआ तो ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जिसको पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में। क्या आपको ये पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरे के पूरे संविधान को सिर्फ 141 दिनों में ड्राफ्ट कर दिया था। हालांकि संविधान को बनने में लगभग 3 साल का वक्त लगा था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ब्रिज मोहन जोशी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीरीज की जो स्टैटिक जीके है उसका पहला पार्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी में लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। तो पूरी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी का पहला लेक्चर। और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, तो फोकस करिए। तो ये इंडियन पॉलिटी का हमारा पहला लेक्चर है जहाँ पर हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट सभी एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जो सीरीज है उसका पहला लेक्चर यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं। तो अब हम लोग रेगुलर वीडियोस बनाएंगे। तो अभी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है, इसके बाद हिस्ट्री, साइंस, हर सब्जेक्ट को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सिर्फ ये लेक्चर देखिए, 20-30 मिनट में आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप हर सवाल एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में। तो आज हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो सबसे पहले याद रखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान वो होता है जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। तो संविधान सभा बिल्कुल एक पार्लियामेंट की तरह होती है जहां पर लोग चुन के आते हैं और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करते हैं। यानी कि उसमें चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होती है, वोटिंग होती है, हर बिंदु के ऊपर चर्चा होती है, वोटिंग होती है और फाइनली तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। तो उसको हम लोग लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान है और भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था 1946 में। तो हम लोग उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रक्रिया थी और किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। और याद रखना, हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 मिनट में देख लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था भारत की आज़ादी का, यानी कि 1920 के बाद भारत आज़ाद कैसे हो, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि संविधान, यानी कि आज़ाद भारत तो होगा लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, आगे का भविष्य क्या होगा। तो उसके लिए एक संविधान निर्माण बहुत ज़रूरी था। तो आप देखेंगे, एक नेहरू रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी 1928 में, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे मोतीलाल नेहरू जी ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद अब आप देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले भारत का अपना संविधान होगा, इसकी जो चर्चा की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में कहा गया था, जब उन्होंने कहा था कि भारत का भाग्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, यानी कि अंग्रेज सरकार भारत के संविधान निर्माण में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगी। तो इसी प्रक्रिया में एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय, 1934 में उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। गांधी जी ने बोला था कि भारत का भाग्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, लेकिन एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। 1935 में कांग्रेस ने इस डिमांड को स्वीकार कर लिया कि हां, भारत का एक संविधान होगा। 1938 में आप देखिए, कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ जहां पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये बहुत ही ऐतिहासिक एक सेशन था क्योंकि उसमें सब लोग युवा थे, नेहरू हों चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। तो वहां पर यह फैसला लिया गया कि हां, भारत की एक संविधान सभा बनेगी। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1940 में इस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर बोलते हैं। तो अगस्त ऑफर के तहत अंग्रेजों ने भारत की एक संविधान सभा बनेगी जिसको स्वयं भारतीय बनाएंगे और भारत के लोग उसमें चुन के आएंगे, इस डिमांड को स्वीकार कर लिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और भारतीयों के सपोर्ट की जरूरत ब्रिटिशर्स को थी।
लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि अब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके बीच में पॉलिटिकल तनातनी थी। मुस्लिम लीग एक अलग स्टेट की डिमांड कर रही थी, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो। तो इसी के तहत 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव रखे संविधान सभा के लिए। तो उनको भी हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे संविधान सभा के, जहां पर मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि उसको एक पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, तो उस डिमांड के आधार पर मुस्लिम लीग के साथ कुछ सीट का कुछ इशू हुआ। तो क्रिप्स मिशन 1942, याद रखना, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का कोई रास्ता नहीं था। तो फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। ये भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान की अनुशंसा में इसी की रिकमेंडेशंस को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई। तो इतने तक हम लोग देखेंगे कि कैसे संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना। अब दोनों मुस्लिम, देखिए, विभाजन को कैबिनेट मिशन प्लान ने टाल दिया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ना। लेकिन मेन मुद्दा यही था कि मुस्लिम लीग की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। मुस्लिम लीग को लगा कि उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है और वो इलेक्शन जो होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटें जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से बाद में मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो संविधान सभा बनी थी उसको बॉयकॉट करती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या हुए, संविधान सभा के इलेक्शन हुए। संविधान सभा के इलेक्शन में 3 कम्युनिटी थी, मुस्लिम्स, सिख और अदर्स। यानी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट था, पृथक निर्वाचन था। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है, मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो वहां पर केवल मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, बाकी किसी भी कैटेगरी के लोग वोट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। तो मुस्लिम्स को दिया गया, हालांकि 1909 में दे दिया था, सिखों को दिया गया। ठीक है ना। और बाकी अदर्स, यानी कि अदर्स के अंदर एससी, जो डिप्रेस क्लास उस टाइम पे थे, और जनरल कैटेगरी जो थी वो सीटें आई। डिप्रेस क्लास भी पृथक निर्वाचन की मांग कर रही थी, लेकिन आपने पूना पैक्ट पढ़ा होगा, हम बाद में बताएंगे। अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक क्या बोलते हैं, समझौता हुआ, पूना समझौता इसको बोलते हैं, जिसके तहत उन्होंने पृथक निर्वाचन की डिमांड नहीं की। तो फाइनली आप देखिए, इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इलेक्शन कैसे हुए, उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी। भारत के अंदर कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि 3 कैटेगरी थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थी, दूसरी आपकी रियासतें थी जिनको हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, और तीसरे कुछ ब्रिटिश ऐसे इलाके थे जो ब्रिटिश कमिश्नर प्रोविंस यानी कि इंडिपेंडेंट थे। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइनली जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से लोग चुन के आए, और जो रियासतें थी यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थी वहां के लोग नॉमिनेट हुए, वहां के राजाओं ने उनको मनोनीत किया। तो ये आप बिल्कुल ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में देसी रियासतों के लोग कैसे आए। तो देसी रियासतों के लोगों को वहाँ के राजाओं ने मनोनीत किया। तो फिलहाल इलेक्शन हुए, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, बाकियों को 15 सीटें मिली, और प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं किया। ये इलेक्शंस के रिजल्ट आए। आप देखिए कांग्रेस को कितनी मेजोरिटी मिल चुकी है। अब जब मैं सीटों की बात कर रहा हूं तो सीटें देखिए, संविधान सभा में 389 सीट थी, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग तय हो चुका था। तो उसमें से आप देखिए, ब्रिटिश में 292 प्रोविंसेस की सीट थी और 4 आजकल जो यूनियन टेरिटरीज हैं उस टाइम पे उनको ब्रिटिश प्रोविंसेस, कमिश्नर प्रोविंस बोला जाता था। तो उस तरह के उस टाइम पे 4 थे, एक दिल्ली था, एक अजमेर मारवाड़ा था, एक कुर्ग था और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था। तो ये उतनी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। तो संविधान सभा की कुल स्ट्रेंथ 389 थी। सिंपल सी बात है, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के पास थे और 93 सीटें जो हैं वो देसी रियासतों के पास थी। तो यहां पर देखिए, इन 389 सीट्स में थे, कांग्रेस ने 208 जीती, मुस्लिम लीग ने 73, बाकी ने 15, और प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो उन डाउट में थे कि भारत का विभाजन होगा या नहीं होगा। अगर विभाजन होगा तो हम किस तरफ जाएंगे, भारत की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग ने फैसला कर लिया था कि वो संविधान सभा में शामिल होगी, लेकिन उनका जो मेन मोटिव यही था, वो चाहते थे कि एक इंटरनल डिस्टर्बेंस या रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाए ताकि पाकिस्तान की डिमांड बहुत स्ट्रांग हो सके। तो प्रिंसली स्टेट्स को समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाएं, इंडिया की तरफ जाएं या फिर पाकिस्तान की तरफ जाएं।
1935 में ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। तो कश्मीर इसी डाउट में था, कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं किया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो इसके साथ साथ एक अंतरिम सरकार का भी निर्माण हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट बनी उस टाइम पे। याद रखना, एक तरफ आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी, उस पे मेंबर चुन के आ गए, अब इनका काम है संविधान का निर्माण करना, लेकिन साथ साथ एक अंतरिम सरकार भी यहां पर बन गई। अंतरिम सरकार के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, वो हेड होंगे। प्राइम मिनिस्टर वो 15 अगस्त 1947 को बनेंगे। तो उसमें जो फूड और एग्रीकल्चर यानी कि खाद्य मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि उसके अंदर मुस्लिम लीग के कौन कौन मेंबर थे। तो मुस्लिम लीग के 3 मेंबर थे अंतरिम सरकार के अंदर, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जहां से बनता है, जो लियाकत अली खां हैं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उनके पास वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और मुस्लिम लीग की तरफ से एक हिंदू भी अंतरिम सरकार के अंदर थे। बिल्कुल ध्यान देना, एक हिंदू अंतरिम सरकार के अंदर थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि एससी कैटेगरी से थे, और उनके पास कानून मंत्रालय था। यहां पर अंबेडकर जी के पास कानून मंत्रालय नहीं है, क्योंकि यह अंतरिम सरकार है। जब अभी 1947 में भारत आजाद होगा तो भारत की पहली कैबिनेट बनेगी, तो ये इंटरिम कैबिनेट है, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है यहां पर। सवाल क्या आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के चेयरमैन कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, जाहिर सी बात है वही होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसमें खाद्य मंत्रालय किसके पास था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे और संविधान सभा के वो चेयरमैन भी होंगे। और लियाकत अली खां वित्त थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास कानून था, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह से आपका ये पूरी तरह से इंटरिम सरकार बन गई। अब संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू हुई। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने जब देखा कि उनको सिर्फ 73 सीट्स मिली हैं, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बॉयकॉट करने का फैसला किया। उन्होंने बोला हम संविधान सभा में जाएंगे ही नहीं। तो जैसे उन्होंने बॉयकॉट किया तो 398 से सीटें हो गई 299, और प्रिंसली स्टेट जो 93 थे वो रह गए 70, क्योंकि अब 1947 में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो चुका था, तो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जैसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में आ गए, कुछ प्रोविंसेस पाकिस्तान के अंदर आ गई, जैसे बलूचिस्तान वगैरह, और पंजाब वाला जो है इधर आपका बंगाल, तो ये पाकिस्तान के पास चला गया। तो 389 से सीटें रह गई 299, इधर 93 से सीट्स कितनी रह गई 70। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस ने फैसला किया द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि पिक्चर चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना, किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं आए, उन्होंने अपना अलग से एजेंडा चलाया हुआ था, लेकिन फिलहाल संविधान सभा बैठी और उसकी पहली मीटिंग जो हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों मिल रहे हैं यहाँ पर, क्या काम हम लोग करेंगे, हम भारत के संविधान का निर्माण कैसे करेंगे। तो याद रखना, यही उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाएगा, और इसी के आधार पर हमारी संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल बनेगा। तो याद रखना, पहली मीटिंग यानी कि पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही। तो टोटल 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए, जिसमें कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा इस संविधान के निर्माण में। अब देखिए इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में जो जब संविधान सभा बनी थी मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया, तो मुस्लिम लीग ने बहुत अपने एजेंडे को, अपने डिमांड को बहुत तेज कर दिया कि पार्टीशन होना चाहिए, पार्टीशन होके ही रहेगा। यानी कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ नहीं आना चाहते थे, और पाकिस्तान की डिमांड बहुत स्ट्रांग हो गई। तो पाकिस्तान की डिमांड जब बहुत स्ट्रांग हो गई तो फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन का एक प्लान, जिसको हम लोग 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को स्पेशली भारत भेजा गया ताकि भारत के 2 टुकड़े किए जाएं। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं भारत के विभाजन के लिए, हम उनमें नहीं जाएंगे। लेकिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया। अब फैसला हो चुका था कि भारत 2 भागों में विभाजित होगा, पाकिस्तान अलग बनेगा और भारत अलग होगा। तो उसके बाद आप देखिए कम्युनल वायलेंस शुरू हो गई, काफ़ी हिंसा हुई उसमें,
काफ़ी लोगों की जान गई। लेकिन अब क्लियर हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बनने वाले हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स जो कि पहले संशय में थे कि कहाँ जाएं, ठीक है ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो उनके डाउट खत्म हो गए और उन्होंने जो है फैसला कर लिया कि हम लोग संविधान सभा में हिस्सा लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे जो सरदार पटेल जी थे, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी मुहिम चलाई कि किस तरह से बहुत अधिक से अधिक राज्यों को भारत में शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो उसमें बल से भी और बातचीत से भी दोनों का प्रयोग किया गया। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद कैसे आया, जम्मू कश्मीर के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो अब जो है, जो हमारी संविधान सभा थी, जो कि पहले ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसके चेयरमैन नेहरू जी थे, तो ये पूरी तरह से सॉवरेन नहीं थी, अपने आप में अपने डिसीजन नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटिश अथॉरिटी थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या फैसला हुआ कि अब जो संविधान सभा है वो पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपके वॉइस रॉय थे, लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, जिसके बाद वो गवर्नर जनरल उनको बनाया गया 1947 में। तो उसके बाद उनका टेन्योर खत्म होने के बाद सी राजगोपालाचारी जो हैं वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो आप देखना, सी राजगोपालाचारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो उसको पूरी तरह से स्वायत्तता मिल गई संविधान सभा को, ठीक है ना। अब संविधान सभा अपने फैसले खुद ले सकती थी, ठीक है। अब संविधान सभा भारत की पहली संसद भी बन गई, जो कि अभी तक चुनाव हुए नहीं थे, लेकिन संविधान सभा ने भारत की पहले संसद की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या होता था आगे हम आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में कमिटीज के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अभी आप सुन लीजिए कि संविधान सभा के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उसका काम था संविधान निर्माण करना। लेकिन अब क्योंकि 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी, तो अब संविधान सभा भारत की पहली संसद की तरह भी कार्य कर रही थी। तो जब वो संसद की तरह कार्य करती थी तो उसके जो चेयरमैन होते थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। लिख लीजिए इसको, जीवी मावलंकर। तो डुअल काम यहां पर हो रहे थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम किए संविधान सभा ने। कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की 1949 मई में। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। जो आपका राष्ट्रगान है 24 जनवरी 1950 जनगण मन, और उसी दिन राष्ट्रगीत जो आपका वंदे मातरम है, दोनों को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा ने चुन लिया, ठीक है ना। तो याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव उस प्रक्रिया से नहीं हुआ था जिस प्रक्रिया से संविधान में होता है, ठीक है ना। तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, अब भारत का पहला राष्ट्रपति हमको मिल गया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, उसको गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं। तो बहुत लोगों में डाउट होता है कि उस दिन संविधान लागू हुआ तो तब जाके गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान लागू होता तो उसको हम लोग संविधान दिवस बोलते। उस दिन भारत को उसका पहला राष्ट्रपति मिल गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इससे पहले जो भारत के सार्वभौमिक यानी कि जो सॉवरेन थे वो गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही थे। तो वो डोमिनियन स्टेटस था। अब भारत पूरी तरह से गणतंत्र हो चुका था, तब जाकर हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। याद रख लीजिए इसको, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी को उनका चुनाव हुआ और 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र दिवस बनाया। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डालूंगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 64 लाख का एक्सपेंडिचर इसमें आया। और याद रखना, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था। बहुत सुंदर लिखावट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो कौन थे जिन्होंने अपनी सुंदर हैंड राइटिंग से इसको लिखा था दोनों में? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था। और उसके किनारे पर जो बहुत सुंदर डिजाइन किया था वो शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट थे, उनका नाम था BR सिन्हा और नंदलाल बोस। ये KBC में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपके। याद रखना कौन थे? BR सिन्हा और नंदलाल बोस, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के किनारे काफी बढ़िया तरीके से अपनी सजावट की, ठीक है। डायग्राम यहां पे बनाया, ठीक है ना। तो उसके बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया और फिर उसके बाद जो सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून के अंदर, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कॉपी प्रिंट हुई,
ठीक है ना। तो ये था संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दी है एक ही लेक्चर में। फिलहाल दोबारा से एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन क्या करते हैं हम लोग, देखिए संविधान सभा क्या होती है, आपको पता है कि लिखित संविधान क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने देखा, कैबिनेट मिशन प्लान को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि किस तरह से सीटें खत्म हो गई जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, अंतरिम सरकार, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सीटों का बंटवारा, इलेक्शन जो हुए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे संविधान सभा की। मैं छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आराम आराम से उसको देख सके। तो मेरा एक लेक्चर 20 मिनट आधे घंटे का होगा मैक्सिमम। आराम आराम से देखिए, नोट करिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। तो जुड़े रहिए, वीडियोस अब रेगुलर रहेंगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज़ को डिस्कस करूंगा और भारतीय संविधान की विशेषताओं को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग बिल्कुल रेगुलर वीडियोज़ बनाएंगे। तो हमारा चैनल जो एक टाइम पर काफ़ी टॉप पे था, तो हम लोग ने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि हम सब लोग बिजी थे, तो लेक्चर्स बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब हम पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और वो ट्रस्ट फैक्टर हम लोग दोबारा डेवलप करेंगे। बस आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि चैनल को शेयर करिए और उसको वहीं तक पहुंचाइए जहां पर ऑनलाइन गुरुजी एक टाइम पे था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।